हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक, जो रहेगा कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें एजुकेशन को कैसे इंक्लूड किया गया था, उसके रीजंस क्या थे, बैकग्राउंड क्या था एजुकेशन का। इन सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिफोर 1976, education was completely the responsibility of the state, but by the 42nd constitutional amendment in 1976, यानी कि जो एजुकेशन थी सबसे पहले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी बिफोर 1976, बट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। एजुकेशन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द 5 सब्जेक्ट विच वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो एजुकेशन थी उसको स्टेट लिस्ट में से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 1976 में 5 ऐसे टॉपिक्स थे, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टेट लिस्ट में से निकालकर ट्रांसफर कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में। अब कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है उसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर कानून बनाने या फिर हम रूल मेकिंग की बात करें तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही इक्वली राइट्स होते हैं उस टॉपिक पर रूल्स बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए। हम कह सकते हैं अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लीजिए एक टॉपिक पर स्टेट एंड सेंटर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो जो प्रायोरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। इसे ही कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। इट इज नॉट वर्दी that the center and state work together on the subjects included in the concurrent list। अभी ये यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलकर इस पर कानून बनाते हैं या फिर दोनों ही मिलकर इसके डिसीजन लेते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस टॉपिक्स पर। स्लाइड में आप देख सकते हो द 7th शेड्यूल 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है वहां पर 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जो हुआ था वहां पर 3 लिस्ट के बारे में बताया गया। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पर जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया या फिर हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया। जो यूनियन लिस्ट है उसमें ऐसे टॉपिक को रखा गया जहां पर जो रूल मेकिंग की बात आए, जहां पर जो लॉ मेकिंग है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स रखे गए जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। और जो थर्ड लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पर जो कानून बनाने का जो अधिकार था, जो कानून बनाने के जो राइट्स हैं वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों को ही इक्वल राइट्स दिए गए। बट वही बात है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में तो ज्यादा प्रायोरिटी सेंटर को दी जाएगी। तो ये थी हमारी 3 लिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें 5 ऐसे टॉपिक या 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको स्टेट लिस्ट में से ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो 5 सब्जेक्ट या 5 टॉपिक्स कौन कौन से थे? फर्स्ट है एजुकेशन, जिसको हमने स्टेट लिस्ट में से निकाल के ट्रांसफर कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में। सेकेंड है फॉरेस्ट, थर्ड वन इज वेट्स एंड मेजर्स, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इन सभी 5 टॉपिक्स को या 5 सब्जेक्ट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन स्टेटस इन कॉन्करेंट लिस्ट। मीन्स की जो एजुकेशन थी उसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों शामिल किया, क्या रीजंस थे इसको शामिल करने के, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे गवर्नमेंट के कि एजुकेशन को हमें कॉन्करेंट लिस्ट में रखना चाहिए, ताकि उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी भी अप्लाई कर सके एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी पॉलिसी अप्लाई कर सके। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। 8 से 9 पॉइंट है जिसको हम समझते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते चलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है
बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिसी, शिक्षा नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हर एक जगह की अपनी सरकार होती है, कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि उनकी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए जरूरी था कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ही मिलकर एजुकेशन पर वर्क करें। इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स, यानी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, रिसर्च विल एडवांस थ्रू आउट द नेशन। ड्यू टू दिस रिसर्च स्टडीज आर गोइंग टू यूटिलाइज बेटर एज बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल, यानी कि स्टेट एंड नेशनल लेवल पर दोनों ही लेवल पर जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हो सके, इसलिए भी इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया था। पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति में एक रूपता। एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स पैटर्न शुड बी द सेम अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया, यानी कि जो एजुकेशन का पैटर्न है वो ऑल ओवर इंडिया सेम होना चाहिए। दिस could only be possible when education is made a concurrent subject, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एजुकेशन को concurrent सब्जेक्ट बनाएं। This ensures that a structure of education does not vary from state to state, और ऐसा करने से एजुकेशन है जो अलग अलग स्टेट में उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, वो पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होनी चाहिए अगर हम एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं। ये भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करने का। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर बेटर डिसिप्लिन, बेहतर अनुशासन के लिए भी जरूरी था कि हम एजुकेशन को, शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करें। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, यानी कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं या क्लैश होता है किसी भी केस में, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। This power is given to the central government for maintaining better discipline when it's come to maintaining standard of education. अगर हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कोई एक एक आके उसको रूल करे, यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रूल करेगी। नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग इक्विलिटेरियन पॉलिसीज, यानी कि इक्वल पॉलिसीज बनाने के लिए भी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, समतावादी नीतियां बनाने के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन इन द सोसाइटी, जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी व्यक्ति को इक्वल राइट्स देता है। फॉर अचीविंग इक्वालिटी एंड इक्विटी इन सोसाइटी, एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल। अब यहाँ पर आप इक्विटी एंड इक्वालिटी का मतलब समझिए। इक्वालिटी का मतलब तो होता है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एंड इक्विटी का मीन्स है किसी पर्सन के पास जितने रिसोर्सेज है, जितने उसकी सिचुएशंस है, उसमें वो कितना सक्सीड कर पाता है। तो यानी इक्विटी एंड इक्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। इन दोनों ही कंडीशन में हमें कैसे एजुकेशन को अचीव करना है, कैसे सभी व्यक्तियों तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इन सभी के लिए भी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया। पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, निधियों का बेहतर उपयोग। इट वॉज जनरली नोटिस दैट स्टेट कोट मनी फ्रॉम सेंटर फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन बट स्पेंट इट एल्सवेयर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है एजुकेशन पर्पज से, बट वो उन फंड्स को कहीं पर और स्पेंड करते हैं। बीइंग एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द पोजिशन टू फोर्स इट्स डिसीजन ऑन द स्टेट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक पावर मिल जाती है एजुकेशन को अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं ताकि स्टेट पर वो रूल कर पाए। नेक्स्ट है बेटर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन। बेटर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, बिकॉज हम कई बार देखते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल फंड्स की नीड होती है, तो इसके लिए जरूरी था कि अगर हम रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो ज़्यादा पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो,
और स्टेट के पास भी कुछ राइट्स हो, तो इसके लिए एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करना एक बेटर ऑप्शन था। नेक्स्ट है बेटर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के लिए बेहतर प्रशिक्षण। सेंटर कैन अरेंज फॉर एडवांस्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू प्रोवाइड फॉर द इन सर्विस ट्रेनिंग। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, जो टीचर्स इन सर्विस होते हैं उनको भी, और जो सर्विस में नहीं होते उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, यानी जो टीचर्स आने वाले होते हैं सर्विस में। तो इन सभी के लिए ही एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, ताकि एजुकेशन का एक बेटर वे से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो ये थे हमारे एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करने के कुछ पॉइंट्स। अब हम लास्ट में कंक्लूजन मेकिंग एजुकेशन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एंश्योर्स दैट बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। यानी हमने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए ऐड किया ताकि दोनों ही, यानी जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही एजुकेशन के टॉपिक पर रूल्स बना सके, दोनों ही उस पर कंट्रोल कर सके। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, क्लैश होता है कहीं पर भी, तो जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। एंड दोनों ही पार्टनरशिप से मिलकर, स्टेट एंड सेंटर मिलकर वर्क करते हैं एजुकेशन के वेलफेयर के लिए। एंड दिस इज अ मीनिंगफुल एंड येट चैलेंजिंग टास्क टू अकम्प्लिश। यानी कि फिर भी ये एक सार्थक और चुनौतीपूर्वक कार्य है। यहाँ पर आप हिंदी में भी एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो तो। सो थैंक यू। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।